Hello students, again we come at the platform of Ambition online classes, course of current electricity. पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसको हिंदी में कहते थे धारा घनत्व, जिसमें हमने बताया था अकॉर्डिंग टू करंट डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय J। ओके, करंट डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय J बराबर हमने बताया था I बट्टे A cos थीटा, I बट्टे A cos थीटा। यहाँ से हमने करंट का डेफिनेशन बताया था, I बराबर JA cos थीटा, JA cos थीटा। हमने कहा था कि A जो है एरिया ऑफ परसेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ परसेक्शन ऑफ कंडक्टर। J जो था ये भी एक वेक्टर है, इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। ये आपका करंट डेंसिटी था। जब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनली I जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ये हम लेके चलते हैं, लेकिन आपको अभी तुरंत बताएंगे कि करंट जो है एक प्रकार टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन आए, एक आपका वेक्टर आए और एक आपका स्केलर आए, तो आप हमेशा स्केलर को नॉक करोगे, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर टेंसर की चर्चा कर दी जाए तो आप करंट के लिए टेंसर क्वांटिटी की बात करोगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो स्केलर क्वांटिटी ये है करंट। तो स्केलर क्वांटिटी होने के लिए जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे हमने कोई वेक्टर ले लिया, कोई वेक्टर ए ले लिया और दूसरा वेक्टर बी ले लिया, जब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी कॉस थीटा का टर्म आता है, ठीक है, ए बी कॉस थीटा का टर्म आता है। आप जब मैच करोगे इसको तो कुछ इसी तरह का टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, जे ए कॉस थीटा, कॉस थीटा और ए एरिया वेक्टर हो गया और जे आपका हो गया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी हो गया तो हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू जे डॉट ए, I इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं J वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्लियर। I का हम इस तरह से भी डेफिनेशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड करंट। तो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। हमने सबसे पहले दिन आपको बताया था द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। आप इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहोगे। और उसके बाद हमने बताया था कि द रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आज हमने बताया तीसरा डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड करंट। नाउ अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमने क्या किया कि एक सिलेंडर ले लिया, हमने एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर ले लिया, ठीक है। हमने एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर ले लिया जिसका जो एरिया है कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ। करंट ऐसे पास कर रहा है, करंट आपका इस तरह से पास कर रहा है, 5 एम्पियर करंट इस तरह से पास कर रहा है। और ये एंगल जो है 30 डिग्री, क्लियर। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। तो आपको कहता है कि बताइए, आपको कहता है कि यहां से यहां तक का अगर लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, वो जो है आपका यहां से यहां तक का जो डिस्क का एरिया होगा, वो एरिया आपको दे दिया 5 मीटर स्क्वायर, क्लियर। एरिया जो है जिससे होकर करंट पास कर रहा है उसको हमने ले लिया है 5 मीटर स्क्वायर, और वो इंक्लाइनेशन एरिया जो है 30 डिग्री पर झुका हुआ है। और करंट हमने पास करा दिया कितना, 5 एम्पियर का। तो करंट डेंसिटी हमको निकालना है। करंट डेंसिटी बराबर होता है J बराबर I बाई A cos थीटा, I बाई A cos थीटा। यहाँ पर आपको बताया था कि एरिया जो होता है वह एरिया लिया जाता है जो एलोंग एरिया इज द, मैंने लिखाया था आपको बता भी दूं फिर से, एरिया हियर A इज द एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ कंपोनेंट ऑफ area vector along the direction of current,
मतलब हमारा जो एरिया होगा वहां पर, हमारा जो एरिया होगा वहां पर। नाउ इन द प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि ये आपका जो है तिरछा एरिया जो है वो आपका कितना है 5 मीटर स्क्वायर है, और ये आपका कितना है करंट आपका 5 एम्पियर है, और एंगल जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है आपका वो 30 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि हम जो एरिया लेते थे वो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पर एरिया परपेंडिकुलर है। तो दरअसल इसका एरिया जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। एरिया ए डैश जो है, सोल्यूशन में कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन ए डैश जो हो गया वो ए डैश हो गया, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर। तो 5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर करंट डेंसिटी के लिए कौन सा एरिया यूज करना है? करंट डेंसिटी के लिए वह एरिया यूज करना है जो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट हो, साथ ही साथ वह करंट की दिशा का, करंट की दिशा में हो, साथ ही साथ करंट की दिशा में हो। मतलब कि करंट की दिशा, एरिया वेक्टर जो है, जैसे मान लें कि ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर का दिशा है, तो करंट भी इसी दिशा में बहना चाहिए। तो उसी का जब हम बात लेते हैं तो हमारा करंट डेंसिटी निकलता है। तो हम यहाँ पर आपका एरिया जो है ए डैश जो है आपको दिया हुआ कितना 5 मीटर स्क्वायर। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका वेक्टर निकालेंगे, कंपोनेंट वेक्टर निकालेंगे जो आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो ये आपका कितना डिग्री दिया हुआ था, ये आपका थीटा डिग्री दिया हुआ था। तो ये थीटा डिग्री कितना है 30 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ध्यान से देखें क्योंकि वो 90 डिग्री वहां पर होगा, तो ये 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री जो ही हो गया तो हम यहाँ पर हम जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एंगल से जो सटा हुआ कंपोनेंट होता है उसमें हम cos थीटा लगाते हैं, और एंगल से जो हटा हुआ कंपोनेंट होता है उसमें हम sin थीटा लगाते हैं। मैं यहाँ फिर से दिखा दूं, ऐसे कुछ हम इस तरह से बनाते हैं, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई फोर्स हमने F ले लिया, अगर यहाँ पर हमने थीटा ले लिया तो थीटा, तो अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स हम जानते हैं, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर मैं इसको यहाँ पर एक वेक्टर ले लूँ F या कोई भी वेक्टर ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर थीटा डिग्री ले लूँ तो थीटा डिग्री से जो सटा हुआ कंपोनेंट होता है उसमें cos थीटा लग जाता है, ठीक है। तो उसमें cos थीटा लग जाता है, तो ये हो गया आपका cos थीटा, और ये थीटा से हटा हुआ जो कंपोनेंट है उसमें हमने ले लिया sin थीटा। ये इस तरह से लिया जाता है। आपको मैथमेटिक्स में हमने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे f sin थीटा और f cos थीटा हो जाता है। ये तब होता है जब यहाँ पर ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तभी ये संभव है f cos थीटा और f sin थीटा। तो नाउ यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि करंट की दिशा में जो आपका एरिया आने वाला है वह आपका cos थीटा से जुड़ने वाला है, क्योंकि एंगल से सटा हुआ कंपोनेंट है। इसका मतलब आपका जो एरिया आने वाला है वो आपका आने वाला है ए डैश का cos थीटा, ए डैश का cos थीटा। तो ए डैश का मान कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 5, cos थीटा कितना हो गया, cos हो गया, cos का आप 60 डिग्री यूज करोगे तो cos 60 डिग्री बराबर 1/2, तो आप इसको यूज करोगे तो 5/2 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया along द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो J बराबर क्या हो गया I बाई एरिया। I कितना है तो 5 एम्पियर, 5 एम्पियर बटे 5/2, 2 को ऊपर कर दिए तो 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, 2 हो गया। क्लियर, तो 2 हो गया। तो आप क्या लिखोगे, इसका मात्रक क्या लिखोगे, क्योंकि J बराबर होता है I बाई एरिया, J बराबर होता है I बाई एरिया। I का मात्रक होता है एम्पियर, I का मात्रक एम्पियर, और इस एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। मतलब हमने यहाँ से ये देखा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरह से क्वेश्चन को बना पाओगे। उसका जो सबसे बेस्ट थॉट है वो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है, जो एरिया आप लोगे करंट डेंसिटी में, जो आप एरिया लोगे करंट डेंसिटी में, वह एरिया जो होगा वह करंट की दिशा में, वह एरिया वेक्टर का कंपोनेंट होना चाहिए, साथ ही साथ वह करंट की दिशा में होना चाहिए। उस एरिया को आप नीचे पुट करोगे और सब डिनोमिनेटर में आप डालोगे करंट को, और डिनोमिनेटर में आप डालोगे उस एरिया को जो कंपोनेंट एरिया आएगा, तभी आप करंट डेंसिटी निकाल पाओगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन दिस सेशन। अब उसके बाद हम बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस पर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में उस मटेरियल से बने हुए, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ऑब्वियसली उससे होकर जब चार्ज फ्लो करेगा तो वो कोलिजन उसके अंदर करेंगे, तो वो उसको रोकने का काम करेगा, तो रेसिस्ट करने का काम करेगा। इसलिए हम उसका नाम रखते हैं रेसिस्टर, प्रतिरोध हिंदी में कहते हैं इसको, प्रतिरोध। तो वैसा डिवाइस जो करंट के फ्लो, जो चार्ज के फ्लो को रोकने का, अवरुद्ध करने का काम करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन
के फ्लो को अवरुद्ध करने का काम करे, अवरुद्ध करने का काम करे, रेसिस्टेंस कहलाता है, रेसिस्टर कहलाता है, रेसिस्टर कहलाता है। और इसकी इसका गुण रेसिस्टेंस कहलाता है, इसका गुण रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसे हम इंडिकेट करते हैं इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ओके, ऐसा कोई वाइड होता नहीं है, ऐसा मतलब कि ऐसा ना समझ लेना है कि कांटेदार रेसिस्टेंस होता है, नहीं, ये इंडिकेशन है। ठीक है, ओनली इंडिकेशन है। जितने भी डिवाइसेस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रेसिस्टेंस का मतलब हमेशा आप कंडक्टर से ही ना ले लें। रेसिस्टेंस आप अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस ले सकते हैं, बल्ब, पंखा, इसके अंदर भी रेसिस्टेंस लगा होता है। तो उसको हम रेसिस्टेंस मतलब चार्ज को फ्लो होने से रोका, है ना, उसको हम इस तरह से अवरोध के रूप में, एनर्जी जो कंज्यूम करता है उसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, एनर्जी कंज्यूमर को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, एनर्जी कंज्यूमर को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, जिसे आर से इंडिकेट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है, जिसे हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रेसिस्टेंस की बातें हैं। रेसिस्टेंस बेसिकली आप समझ गए कि रेसिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन, करंट कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अगर रोक दे, वैसा डिवाइस फ्लो को रोक दे, अवरुद्ध करे, दिक्कत पहुंचाए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, तो हम उसको रेसिस्टर कहते हैं। और रेसिस्टर जो होगा उसके हम गुण को, रोकने का गुण को हम कहते हैं रेसिस्टेंस, जिसका मात्रक आपका ओम हो जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे अभी तुरंत, ओम पर चर्चा करेंगे। और ये आपका इंडिकेटर हो गया। ठीक है, तो ये छोटा शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में हम डीप इंफॉर्मेशन आपको करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, बहुत सारे सर्किट में हम जानेंगे, धीरे धीरे हम आगे लेक्चर को लेके चलेंगे। तो आज हम छोटा सा इंफॉर्मेशन देख लें, क्योंकि हम ओम्स का शॉर्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद हम ओम्स लॉ में ओम्स को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा बैटरी के बारे में जान लें। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। आप इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे आएंगे, लेकिन आप इस तरह से भी जनरलाइज करके दिखा सकते हो। ये आपका बैटरी हो गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आपका जो होगा, यहाँ पर आप इसके दो टर्मिनल आपको मिलेंगे, एक आपका हाइयर टर्मिनल मिलेगा, एक आपका लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल मिलेगा। इसे हम लोअर पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं। और इसे आप हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं, हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं। इसे लोअर पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं, इसे आप हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं। इसको आप प्लस से इंडिकेट करते हैं, इसको आप माइनस से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो एक आपका लोअर टर्मिनल जिसको आप नेगेटिव से इंडिकेट करते हो, एक आपका हाइयर टर्मिनल जिसको पॉजिटिव से इंडिकेट करते हो। इस तरह से आपकी बातें होगी। आप पोटेंशियल को किसी एक स्थान पर जब स्टार्ट करोगे तो वहां पर आप जीरो ले सकते हो। जैसे हमने भी पोटेंशियल अक्रॉस लगाया, तो यहाँ पर आप जीरो लिखोगे, यहाँ पर आप भी लिखोगे। ठीक है, ये नेगेटिव को आप जीरो लिख सकते हो, पॉजिटिव को भी लिख सकते हो। अक्रॉस हमने देखा कि भी पोटेंशियल डिफरेंस था। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर है भाई। पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि दो पोटेंशियल का डिफरेंस आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, है ना। और पोटेंशियल मतलब इनफाइनाइट से जब किसी चार्ज को लेके आते हो और जो वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज को लाने में, वो आपका पोटेंशियल है। ठीक है, तो आप पोटेंशियल में किसी एक को जीरो कर सकते हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में अगर जीरो कर दोगे तो चार्ज के फ्लो में, चार्ज की फ्लो की कहानी कुछ अलग आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जीरो, यहाँ पर भी। तो अगर मैं कहूं कि हमने ये भी इंडिकेट किया, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में ले लो कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भी जीरो लिख सकते हैं लोअर पर, और यहाँ पर आप 10 लिख सकते हैं। क्लियर? 10 और 0। अगर यहाँ पर आपको लिखने का मन हो 2, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 12, क्योंकि 12 में से फिर 2 को घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, 10। मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो लोअर पोटेंशियल पर है या हायर पोटेंशियल पर आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, कुछ भी डाटा दे सकते हो, लेकिन उस दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो ऑब्वियसली
उतना ही होना चाहिए। जैसे ये 10 था तो हमने 10 0 और 10 लिया तो दोनों का डिफरेंस आपका 10 हो गया, 12 2 किया दोनों का डिफरेंस 10 हो गया, और बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से जैसे नेगेटिव कर दो, जैसे ये 4 हो गया तो ये कितना टर्मिनल होगा, तो इसको आप x मान लो तो ये हाइयर है, x माइनस 4 कर दीजिए। ठीक है, और कितना होना चाहिए, तो 10 हमने कहा था तो ये 10 हो गया, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर आप इस तरह से भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हो, लेकिन हमको डिफरेंस कितना चाहिए, 10। आप क्या कर सकते हो, आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी एक पिक कर सकते हो वैल्यू को, और उस वैल्यू के आधार पर आप इस x के वैल्यू से आप निकाल सकते हो कि उसका लोअर पोटेंशियल कितना होगा और उसका हायर पोटेंशियल कितना होगा। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो गई। हम बैटरी के अंदर चल रहे थे। बैटरी जो होता है वो एनर्जी डोनर होता है, एनर्जी, बैटरी एनर्जी कैरियर होता है। बैटरी इज द स्टॉक ऑफ एनर्जी, स्टॉक्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बैटरी मिसकंसेप्शन रहता है लोगों का कि बैटरी जो होता है चार्ज देता है, ऐसा चार्ज नहीं देता भाई, बैटरी चार्ज नहीं देता। बैटरी इज द स्टॉक, ये इसके पास ढेर होता है, भंडार होता है एनर्जी का। धीरे धीरे ये चार्ज को, चार्ज ट्रेवलर का काम करता है, चार्ज को क्या करता है, ये अपना एनर्जी देता है, और चार्ज अप्लायंस में घूमते हैं और वहां पर एनर्जी खपत करके फिर से लोअर पोटेंशियल पर आ जाते हैं, और वहां पर फिर बैटरी क्या करता है, उस लोअर पोटेंशियल चार्ज को खींचकर हायर पोटेंशियल तक लाता है। इस लाने के दौरान में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं बैटरी के अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, और फिर से वह बॉडी जो होता है, वह चार्ज जो होता है फिर से एनर्जेटिक हो जाता है, और फिर एनर्जेटिक होकर बैटरी के आगे घूमने लगता है। मतलब ये हो गया कि चार्ज जो है वो एनर्जी बैरियर का काम करेगा, और बैटरी जो है एनर्जी स्टॉक का काम करेगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज इज द एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर बोल सकते हैं। चार्ज इज यूज्ड जस्ट ए वे एज ए एनर्जी कैरियर, एज ए एनर्जी कैरियर। चार्ज इज यूज जस्ट ए वे एज ए एनर्जी कैरियर। ऐसा फोटो में आपको थोड़ा दिखाऊं, जैसे मैंने एक अप्लायंस लगा दिया, अप्लायंस आप रेसिस्टेंस से दिखा सकते हो, अप्लायंस जैसे बल्ब लगा दिया हमने, और यहाँ पर हमने क्या किया कि एक हमने इस तरह से बैटरी लगा दिया। क्लियर, बैटरी हमने लगा दिया, तो हमने यहाँ पर लोअर, यहाँ पर हाइयर, यहाँ पर लोअर, यहाँ पर हाइयर। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज था Q, यहाँ पर कोई चार्ज था Q, तो ये चार्ज फ्लो होकर इस तरह से फ्लो होकर, क्योंकि हाइयर था तो इस तरह से फ्लो होने लगा, तो इस तरह से फ्लो होकर यहाँ पर जाकर अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस कर देगा, अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, लॉस हो जाएगी इसकी एनर्जी, लॉस होकर फिर से वह चार्ज जो है मूव करके लोअर टर्मिनल तक आएगा। लोअर टर्मिनल पर आने के बाद इसके अंदर जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं, और उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण इधर इस तरफ में एक बैटरी के इस तरफ में, बैटरी को कुछ इस तरह से दिखाएं तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा, यहाँ पर जो चार्ज आएगा जिसका एनर्जी काफी कम है, वो लोअर से हाइयर की तरफ नहीं आना चाहेगा, लेकिन इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगा, इधर एक फोर्स लगाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को इधर आने नहीं देना चाहता, पॉजिटिव टर्मिनल पर आने नहीं देना चाहता, लेकिन इसके अंदर जब तक इसके पास एनर्जी रहती है, जब तक इसके अंदर रिएक्शन होता रहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब उस बैटरी के पास एनर्जी है। उस एनर्जी की सहायता से ये क्या करता है, एक बैटरी फोर्स, अभी आप समझे बैटरी फोर्स, जब हम ईएमएफ आदि की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ, वहां पर आपको बढ़िया से बताएंगे इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स लगाता है बैटरी, जो उसको लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल तक लेके आता है। जब वहां यहां से यहां तक लेके आता है, उस दरमियान क्या होता है कि वो एनर्जेटिक हो जाता है, और एनर्जेटिक होने के बाद फिर से वो फ्लो करके रेसिस्टर के पास, अप्लायंस के पास जाता है, और लगातार इस तरह से बल्ब पंखे में आपकी एनर्जी जाती रहती है, और वहां पर वो खपत होकर फिर से चार्ज रिटर्न आता रहता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी को कौन ले जा रहा है, एनर्जी जो है, चार्ज जो है ट्रक जैसा व्यवहार करता है, ट्रक जैसा व्यवहार कर रहा है, और जो है आपका अप्लायंस तो आपका उपभोक्ता है, खपत कर रहा है, और बैटरी जो है स्टॉक है, भंडारण है, इसके पास एनर्जी का भंडार है। चार्ज जाता है अप्लायंस के पास, वहां पर अपनी एनर्जी लॉस करके आता है, फिर वो लोअर टर्मिनल तक आता है, फिर से केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है कि वो चार्ज को बैटरी फोर्स के द्वारा वो खींचकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट दिशा में वो खींच कर लाता है, फिर से वो चार्ज जो होता है एनर्जेटिक हो जाता है, फिर से वो राउंड करता है, फिर से इस तरह का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जब तक बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के रिएक्शन चलते रहते हैं, अच्छा खासा चलता रहता है, तब तक हम ये प्रोसेस देखते हैं, और हम अपने अप्लायंस को देखते हैं कि वो वर्क कर रहा है। देखिए ध्यान से,
बैटरी दो प्रकार के होते हैं, एक रिसाइकलिंग बैटरी होता है, एक नॉन रिसाइकलिंग बैटरी होता है। इसका मतलब आप फिर से उसको यूज कर पाते हो, एक बैटरी को आप फिर से यूज नहीं कर पाते हो। तो इसके अंदर जब केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, आप केमिकल काइनेटिक्स में पंकज सर आपको पता पढ़ाएंगे, केमिकल बैटरी के बारे में आपको पढ़ाएंगे, सेल के बारे में आपको पढ़ाएंगे, बहुत प्रकार के सेल, लेक्लाइंसिस सेल, बहुत सारे सेल पढ़ाएंगे। तो आप उसमें बैटरी की वर्किंग के बारे में बढ़िया समझोगे, इंटरनल वर्किंग ऑफ द बैटरी। लेकिन आपको हमको जो काम है वो आपको बताता हूँ। बैटरी के अंदर एक बैटरी फोर्स लगता है जो चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके आता है और उसे क्या कर देता है, एनर्जेटिक कर देता है। तो हमको इतना ही जाना था, ये बैटरी की वर्किंग थी।